नमस्कार दोस्तों, मैं दैन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। और अनुसूचियों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान की एक यूनिट है। यूनिट कैसे? देखिए, किताब को हम जब लेते हैं, किसी भी किताब को ले लीजिए, उस किताब के अंदर जो सूची होती है, पहले पन्ने पर जो सूची दी हुई होती है, उस सूची की अगर हम बात करें तो उसमें लेसन होते हैं। लेसनों के 2 या 3 लेसनों को मिलाकर के हम एक यूनिट बना देते हैं। तो बस वहीं से हमें समझने की बात है। तो यूनिट जो बनाई जाती है वो यूनिट तो क्या है? हमारी अनुसूची। फिर वो जो लेसन है ना, वो हमारे हैं भाग, क्योंकि 12 अनुसूची और 22 क्या है? भाग। और फिर उसके अंदर 395 क्या है? हमारे अनुच्छेद। तो ये चीज और अनुच्छेद क्या हुई? फिर उस लेसन में स्थित जो पॉइंट हैं वो हो गए अनुच्छेद। इस प्रकार से वो किताब बनी हुई है। अच्छा, अब बात अगर हम करें कि अनुसूची यानी जो यूनिट्स जो हैं वो कितनी हैं, तो निश्चित रूप से आप सबको मालूम है 12 जो है वो अनुसूचियां हमारे यहाँ पर हैं, जो वर्तमान में हैं। पहले 8 थी, अब 12 हैं। तो पहला प्रश्न तो आप सबको अच्छी तरह से आप मालूम है कि प्रारंभ में कितनी थी? 8, और अब कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। उस पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि किस प्रकार से हम इसे याद रखें। मैं वादा करता हूं दोस्तों आपसे कि ये पूरी की पूरी अनुसूचियां आपको गारंटी से याद हो जाएंगी। सिर्फ ट्रिक नहीं, बल्कि ट्रिक के साथ साथ समझाने के साथ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और मैं वादा करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये वादा मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के मैं बात बता रहा हूं कि इसको एक बार पूरा सुनने के बाद, अगर आप अंत तक से सुन लेते हैं, उसके बाद आपको निश्चित रूप से चीज याद हो जाएगी, कहीं कोई समस्या आपके नहीं रहेगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहली अनुसूची। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताइए आप कि हम सब रहते कहाँ हैं? हम भारत में रहते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। आज के वर्तमान कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? पहले क्या थे, बाद में क्या हो जाएंगे मुझे नहीं मालूम, ठीक है? 8 और 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। तो ये जो चीज है वो हमें कहाँ मिलेगी? सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद में तो हम डिसाइड करेंगे कि उस देश में क्या है। तो पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि इस देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसलिए सबसे पहली चीज कि स्टेट कितने हैं हमारे यहाँ पर? 28। और यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है? तो इसकी यूनियन टेरिटरी इसे बोल सकते हैं हम। तो इनकी संख्या है 8, ठीक है? यूनियन टेरिटरी 8 और 28 क्या है? हमारे राज्य। अच्छा, ये किस में? पहली अनुसूची में। क्यों है पहली अनुसूची में? तो मैंने बताया, सबसे पहले हमें यही बताना पड़ेगा कि हम रहते कहां हैं। उसके बाद उसमें क्या है वो तो बाद की बात है, ठीक है? अब दूसरी बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ी अभी, कि भाई ये राज्य तो है, मान गए 28 और 8 से बना हुआ ये भारत संघ जो है वो भारत राज्य, ये पूरी तरह तैयार है, कोई समस्या इसके अंदर नहीं है। अब क्या बात है? अब जो दूसरी महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये कि इनको चलाने के लिए क्या चाहिए? इसको चलाने के लिए चाहिए में अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, एक बात फिर मैं किसी के दिमाग में आई हो तो मैं क्लियर कर दूं। देखिए, मैंने बोला भारत राज्य, तो भारत राज्य ही है, संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत राज्य है, देश नहीं है, ठीक है ना? देश नाम की चीज संविधान में कुछ नहीं हुआ करती, ठीक है? ये तो एक प्रादेशिक लैंग्वेज है हमारी और कुछ नहीं है। बाकी स्टेट ही कहा जाता है, राजनीति विज्ञान में इसे स्टेट ही कहा जाएगा, राज्य ही कहा जाएगा, ठीक है? अभी हम चलते हैं आगे। दूसरी जो अनुसूची है उसमें क्या आएगा? उसमें यह आएगा कि इस पूरे 28 और 8 जो पूरा जो संघ बना है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? में अधिकारी चाहिए। तो निश्चित रूप से अधिकारियों की जो बात है वो इसके अंतर्गत आएगी। और अधिकारी यानी उच्च अधिकारी जो हैं उनको लेने के लिए, उच्च अधिकारियों को हम अगर हमें लेना है तो हम क्या करें? तो उसके लिए क्या किया जाता है? पहले ये डिसाइड किया जाता है कि उच्च अधिकारियों को हम पेमेंट कितना देंगे, उनको भत्ता कितना देंगे, उनको पेंशन कितनी देंगे, तभी तो कोई आकर्षित होकर आएगा। सबसे बड़ी बात है, कोई क्यों आएगा हमारे पास? वो इसीलिए आएगा कि भाई कितना पेमेंट है। किसी भी पोस्ट के लिए कोई अप्लाई तभी करता है। तो इसलिए पहले हमें ये अब डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम एक अधिकारी को कितना पेमेंट, कितना भत्ते और कितने जो है पेंशन दे सकते हैं। तो ये सब चीजें किस में आएंगी? जो उच्च अधिकारियों के वेतन, ध्यान से सुनिएगा, वेतन है, उसके अलावा पेंशन है, और इसके अलावा जो है जो भत्ते हैं, ठीक है, ये कितने होंगे? ये सब किस में है?
2 में। अब यहां पर मैंने जो अधिकारी लिखे हैं, तो यहां अधिकारी का मतलब है भारत सरकार के अंदर आने वाला प्रत्येक अधिकारी, इसमें राष्ट्रपति से लेकर के और चपरासी तक सब आ गए, भारत सरकार के होंगे, उन सब का उल्लेख किसमें है? अच्छा, इसमें उच्च अधिकारी शब्द और लिखा हुआ है, मतलब चपरासी वाली बात तो नहीं आएगी, ये तो पक्की बात है। सिर्फ हाई लेवल के अधिकारी हैं, उन सबके ही वेतन, पेंशन और भत्तों के बारे में यहां वर्णन किया गया, उनका प्रावधान यहां पर है। तीसरी बात, अब आपने उनको वेतन पेंशन बता दिया, तो अब वो आएंगे, अप्लाई करेंगे, आप उनको छाटेंगे, उनकी नियुक्ति के लिए तैयार करेंगे, लिस्ट बन के तैयार हो गई। अब आपको पोस्टिंग देनी है। पोस्टिंग देनी तो चूंकि उच्च अधिकारी हैं, तो उच्च अधिकारियों को पोस्टिंग देने से पहले आप उनको शपथ भी दिलवाएंगे, क्योंकि शपथ दिलाने के बाद ही वो भारत के प्रति एक मतलब जिम्मेदार व्यक्ति बन पाएंगे, तो इसलिए शपथ की आवश्यकता पड़ती है। तो तीसरी के अंदर हमने क्या लिया, इन्हीं उच्च अधिकारी जो हैं इनकी शपथ की व्यवस्था की, किसमें? तीसरी अनुसूची में। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ दोस्तों, वो ये कि जो गलती होती है वो कहाँ होती है आपसे? तो एक गलती आपसे ये होगी कि जो अधिक वेतन भत्ते पेंशन है उसको आप नीचे कर दोगे, शपथ को ऊपर कर दोगे, बस ये सबसे बड़ी गलती है। बात ये तो आपको याद हो जाएगा कि दूसरे और तीसरे में है तो अधिकारी, है तो उच्च अधिकारियों के बारे में, लेकिन कहाँ है, क्या है? तो इसलिए आप माइंड में रखिए इस बात को कि पहले पेंशन डिक्लेयर होगी तो ही कोई आएगा। पहले जो पैसा, पेंशन, भत्ते जो बताएंगे ना, जो पेमेंट बताएंगे, उसको देख करके तो कोई आएगा। तो पहले पेमेंट की बात होनी चाहिए, और उसके बाद जब वो आ गया तब शपथ दिलवा करके उसे पोस्टिंग दोगे आप। 3, अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है राज्यसभा के बारे में। देखिए, ये चौथी चीज इसमें क्यों जोड़ी गई और यहां पर चौथे पॉइंट पे ही क्यों जोड़ी गई, चौथी अनुसूची के रूप में क्यों जोड़ी गई? इसका एक बड़ा रीजन है क्या, कि देखिए, जनता का प्रतिनिधित्व डायरेक्ट तो लोकसभा में हो गया, लेकिन जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के अंदर जो बड़े बड़े प्रतिनिधित्व किए हुए जो लोग बैठे हैं, नेता बैठे हैं, जो जनता के प्रतिनिधित्व से आए हुए जो लोग बैठे हैं वह विधानसभा में, उन लोगों के दिमाग को कैसे काम में लिया जाए, उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए, ठीक है? तो इसके लिए जो है राज्यसभा की बात उठी। अच्छा, अब प्रश्न ये उठा कि ठीक है, मान लिया भाई इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा चाहिए, इसलिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से निश्चित संख्या में प्रतिनिधि चुन करके और कहां आते हैं, राज्यसभा में, और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो किस राज्य से कितना आएगा, ये भी तो डिसाइड होना चाहिए कि किस राज्य से कितने आएंगे भाई। तो यहां पर ये जो तय होता है वो ये कि जो जनसंख्या के अनुपात में जो है वो आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो लिस्ट कहां होगी, वो लिस्ट चौथी अनुसूची में रहेगी। राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है उस प्रतिनिधित्व के बारे में का प्रावधान भी कहां है, इसी अनुसूची के अंदर है, किसमें, चौथी अनुसूची में। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में हमें मिलेगा। अब बात आती है 5वीं और 6वीं अनुसूची की। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में काफी विवादित विषय भी ये चल रहा है, प्रासंगिकता को लेकर के जो है विवाद चलता है, क्योंकि उस समय तो जरूरी थी, वो तो थी, आज प्रासंगिक कितनी है इसको लेकर के काफी चर्चा चलती रहती है। तो इसलिए ध्यान से समझने की बात है 5वीं और 6वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में तो क्या है, देखिए 5वीं से सीधे याद रखिए पंच। तो पंचायती जो आजकल चल रही है ना, वो 2-3 वर्गों की चल रही है, वो है SC ST, क्योंकि उनके आसानी से नौकरी लग रही है बजाय अन्य वर्गों के। मैं ये तो नहीं करा कि उनकी बिल्कुल आसान से लग रही है, अन्य वर्गों के अनुपात में नौकरी आसानी से लग रही है, तो फिर पंचायती उनकी चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। तो इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जो क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों प्लस दूसरी बात अनुसूचित जनजातियों, जो जनजाति क्षेत्र। अच्छा, जनजाति किसे कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जनजाति की जो साधारण परिभाषा है वो ये है कि वह लोग जो अपने सामाजिक क्षेत्र में न रह करके अपनी अलग दुनिया रखते हैं, जो सबके सामान्य जीवन में नहीं रहते, जैसे हमारे समाज में नहीं रहते, वो अपनी अलग सभ्यता रखते हैं, अपनी संस्कृति रखते हैं। वो लोग बिल्कुल जंगल में रहते हैं, अपने हिसाब से कहीं भी रहते हैं, लेकिन अपने सब कुछ नियम कायदे चलते हैं उनके, वो क्या कहलाते हैं, जनजाति। ये जनजाति की एक साधारण परिभाषा ली जाती है। अच्छा, जनजातियां जो हैं उनके और उन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और उनका नियंत्रण, उनका प्रशासन करना, उनके ऊपर शासन करने की व्यवस्था और उनके ऊपर नियंत्रण की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहाँ तय की गई, किस में तय की गई, 5वीं अनुसूची के अंदर ये तय किया गया। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है 6वीं अनुसूची, और 6वीं का मतलब है कि छठी का दूध याद दिलवा देना।
और छठी का दूध हम किसे याद दिला देते हैं? अपने अमित्र को, जो हमारा मित्र नहीं है। ठीक है, तो अमित्र में, अमित्र में यानी मेरा क्या है? अमित्र है। जो मेरा अमित्र है मैं उसे क्या याद दिला देता हूं? छठी का दूध याद दिला देता हूं। तो ये कैसे, क्या है इसमें? तो देखिएगा, ए का मतलब है असम, उसके बाद मी का मतलब है मिजोरम, त्रै का मतलब जो है वो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और उसके बाद मे का मतलब है मेघालय। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का जो क्षेत्र है, इन चारों क्षेत्रों के जो जनजातीय मामले हैं या जनजातियां, जो इन क्षेत्रों की जो जनजाति है, उन जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, इन जनजातियों के लिए जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविजन यानी स्पेशल प्रावधान की जो बात आती है। ठीक है, विशेष प्रावधान बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये आपको हिंदी में लिख देता हूं मैं, विशेष प्रावधान। ठीक है, तो उन प्रावधानों का वर्णन भी किसके अंदर है? 6वीं अनुसूची के अंदर है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमित्र में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां का क्या चाहिए? प्रावधान, वहां के प्रशासन का प्रावधान की बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो ये 6 क्या हुई? अनुसूचियां। अच्छा, इसको एक बार वापस रिकॉल कीजिए हाथों हाथ शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहले क्या, हम राज्य के अंदर रहेंगे तो राज्यों के बारे में, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर उनमें अधिकारी चाहिए तो अधिकारियों के वेतन भत्ते बताएंगे। फिर वह अधिकारियों के वेतन भत्ते बताए तो अधिकारी आए, उनको नियुक्त करेंगे, तो नियुक्त करने के लिए उनको शपथ दिलाएंगे, तो फिर शपथ। उसके बाद में फिर चौथी जो बात है वो ये कि हमारा जो सबसे बड़ा सदन राज्यसभा, उच्च सदन से बोलते हैं, उसमें हम राज्यों की विधानसभाओं से कितने लोग लेंगे ये डिसाइड करेंगे, वो चौथी में करेंगे। 5वीं में पंचायती किसकी? SC ST की, ऐसे आप याद रखिएगा। और उसके थ्रू अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात याद रखेंगे। 6वीं में छठी का दूध याद दिलाने की बात याद रखना। और छठी का दूध हम हमेशा हमारे अमित्र को दिलाते हैं, मित्र को नहीं। अमित्र यानी दुश्मन, और अमित्र में यानी मेरा जो अमित्र है उसको मैं क्या दिलाऊंगा? छठी का दूध याद दिलाऊंगा। इसलिए ये आपको याद रखेंगे। ए का मतलब असम, मी, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इन सब जाति, इनकी विशेष जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान ये इसके अंतर्गत किया गया। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, अब हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची से लेकर के और 12वीं तक। पहले हम 7वीं को ढंग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि 7वीं थोड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो विषयों का वर्गीकरण है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, 7वीं अनुसूची की स्थिति क्या है? 7वीं जो अनुसूची है उसके अंदर एक बात आप याद रखिए, 7 का मतलब साथ साथ। कौन साथ साथ? केंद्र के साथ राज्य भी, दोनों साथ साथ चलेंगे। इसलिए यहां पर 3 बातें हैं, एक केंद्र है और दूसरा राज्य है और तीसरी जो है वो इनके साथ साथ, मतलब ये दोनों साथ में जिसे काम में ले सकते हैं वो समवर्ती सूची है। इन तीनों सूचियों का वर्णन जो है वो किसमें है? 7वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। अब हम बात करें इसमें केंद्र जो है उसके अंदर तो क्या, राज्य में क्या और समवर्ती सूची के अंदर क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात, केंद्र के ऊपर का केंद्रीय जो विषय होंगे, ये विषय हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है ये? विषय। केंद्र सूची का मतलब है केंद्रीय सूची के विषय, ठीक। फिर राज्य सूची के विषय, फिर समवर्ती सूची के विषय। तो केंद्र के जो विषय हम देंगे वो निश्चित रूप से उन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र ही बनाएगा। जब राज्य सूची के विषय होंगे तो निश्चित रूप से कानून कौन बनाएगा? राज्य ही बनाएगा। और जब समवर्ती के विषय होंगे तो निश्चित रूप से कानून कौन बनाएगा? समवर्ती का मतलब है दोनों बनाएंगे, दोनों मिलकर के उसके ऊपर कानून बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं इसमें केंद्र सूची जो है उसमें कितने विषय पहले थे और वर्तमान में कितने हैं। तो देखिए, पहले 97 विषय थे और वर्तमान में कहा जाता है 100 हैं। मैं इसलिए यहां कह रहा हूं, कहा जाता है का शब्द मैंने इसलिए काम में लिया है कि 100 तो हैं, लेकिन ये कैसे हैं? 1 2 3 4 के अलावा जो गिनती हुई 97 तक, उसके बाद में अगर कुछ जोड़ना है तो वो कह गए या ABCD के माध्यम से हमने जोड़ा, ठीक। और ऐसे 100 कर दिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, इसकी मूल संख्या है ना, उसमें चेंज नहीं कर सकते हम। मूल में चेंज करने से पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमें यहां तक याद रखना पड़ता है, यहां तक मालूम होना होता है इसमें कि ये विषय कितने नंबर पे लिखा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंस होती है इसकी। हालांकि आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए तो काफी है, जनरल जीके के लिए आप अच्छी तरह याद रखें तो इतना पर्याप्त है कि मूल तो कितने हैं? 97 और
जो है वो वर्तमान में इनकी संख्या पूछे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे आप, वर्तमान संख्या वो कितनी है 100। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना, वर्तमान संख्या है ये, और ये क्या है इसका मूल। ठीक है, तो ये मूल संख्या थी। अब अगली बात अगली बात जो इसके अंदर आती है वो ये आती है कि ठीक है, मान लिया 97 से 100 तक था, हमने इसकी काउंटिंग की बात कर ली। अब बात ये आती है कि केंद्र के विषय कौन से होते हैं, केंद्र में विषय जो हुआ करते हैं वो हैं कौन से। तो देखिएगा, केंद्र के विषयों की बात करें तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो वो क्या हुआ, वो क्या राजस्थान थोड़ी करेगा फिर, या फिर पंजाब करेगा या हरियाणा करेगा, नहीं करेगा। तो फिर क्या, तो फिर ऐसे के अंदर जो है वो युद्ध केंद्र का ही होना है। तो विदेश से संबंधित बात, युद्ध है, शांति है, ये सब निश्चित रूप से किसके विषय होंगे, केंद्र के। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ट्रिक मैं आपको बताता हूं जिससे आप अच्छी तरह याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ये विषय दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये विषय राज्य का है या केंद्र का है या फिर समवर्ती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा ट्रिक, क्योंकि देखिए आप पूरे के पूरे 197 विषय याद नहीं रख सकते, काफी हो गए 97, या तो पूरी रखिए या फिर रखिए मत, दो ही तरीके हैं। ठीक है, या फिर कुछ एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण विषय हैं वो याद रख लीजिए, तीन ही बातें होंगी इसमें। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। ऐसे विषय जो पूरे दुनिया से जुड़ी हुई हैं वो निश्चित रूप से किसके होंगे, केंद्र के होंगे। दूसरे उसको फिर दूसरा तरीका क्या है उसमें, दूसरा ये है कि उसमें भारत लगाकर देख लीजिएगा, जैसे भारतीय रेल, भारतीय डाक, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो जहां भारत लग गया वो विषय किसका हो गया, केंद्र का हो गया। भारत लग जाना चाहिए उसके आगे, वो विषय निश्चित रूप से किसका हो जाता है, भारत का, यानी केंद्र सरकार का हो गया। तो यहां बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरे राज्य के विषय की अगर हम बात करें तो राज्य में विषय पहले थे 66 विषय थे, उनकी संख्या कर दी गई, अब है कितने, 61। उनमें से कुछ निरसित कर दिए गए, निरसित मतलब निकाल दिए, लेकिन ध्यान रखिए क्रम उतना ही रहना है। लास्ट की संख्या 66 ही मिलेगी आपको, उसके बीच में से निकाल दिए, अब वो तो निकाल दिए वो अलग है, वो निकाले कहीं दूसरी जगह चले गए, लेकिन वो निकाले गए तो कम हो गए, वहां संख्या में तो क्या हो गए, कम, लेकिन क्रम में कम नहीं हुए, क्रम वो का वही है, वही 66 की लास्ट की क्रमिंग आती है। तो इसलिए 66 है मूल तो कितने हैं, 66। या हम ये भी बोल सकते हैं इसमें कि क्रम से कितने क्रम में है, 66 तक है क्रम में। और फिर वर्तमान में जो है उनकी संख्या कितनी है, वर्तमान संख्या जो है वो कितनी है इनकी, 61। याद रह जाएगा। अच्छा, अब बात है कि राज्य के विषय कौन से मानेंगे आप। तो देखिए राज्य के विषय आप देखिए, आप जिस राज्य में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस, या मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश पुलिस, राज्य का नाम लगा हुआ होता है आगे विषय के अंदर। चाहे वो आप चिकित्सा ले लीजिए, चिकित्सा में लिखेंगे तो आप देखेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ठीक, तो मुख्यमंत्री लग गया वहां पे, तो दवा का मतलब चिकित्सा, मतलब चिकित्सा और जो सेवा है वो किसका हो गया, राज्य का विषय हो गया। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, इस समय तो केंद्र सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है कि भाई केंद्र जो है वो सुविधाएं नहीं दे पा रही, ठीक है, जो साधन सुविधाएं नहीं दे रही, तो फिर राज्य का विषय कैसे हो गया, तो केंद्र का होना चाहिए। नहीं, देखिए विषय तो राज्य का ही है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्र की ही होती है। तो जैसे एम्स कुछ महत्वपूर्ण है तो उनकी स्थापना केंद्र ही करेगा, क्योंकि वो ऑल इंडिया स्तर पर है, ठीक है, तो वहां पर एक राज्य के तक सीमित न होकर के अंतर्राज्यीय स्तर पर है, इसलिए वो किस विषय किसका हो गया, केंद्र का हो गया। एक राज्य तक अगर कोई समस्या है तो वो राज्य की है, लेकिन जब पूरे भारत तक की हो गई तो समस्या, तो फिर विषय भी अपने आप किसका हो गया, पूरे भारत का। लेकिन ध्यान रखिए स्वास्थ्य सेवाएं राज्य का विषय होती है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर इसको और बाकी विषयों कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखिए बाकी विषयों को ध्यान रखने का तरीका वही है, क्या कि उस राज्य का नाम लगाकर देख लीजिए, बस वहीं समझ में आ जाएगी। जैसे रेल, जैसे मैंने बताया आपको, पुलिस है, जेल है, न्याय है, पंचायतें हैं, पंचायतों के अंदर जो काम होते हैं वो हैं। इसके अलावा मैंने बताया सीधा तरीका है, कई विषय है, कृषि है, ठीक है, कई विषय हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना, शिक्षा जो है वो पहले राज्य सूची में था, अब समवर्ती में है। अब आप कहीं शिक्षा के लगाओगे राज्य तो निश्चित रूप से उस राज्य का नाम लगा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, तो वो ट्रेंड भी बदला नहीं है।
बाकी आज की तारीख में शिक्षा पर केंद्र भी काम करता है और राज्य भी काम करता है, और दोनों में विवाद होने की स्थिति में केंद्र का ही मान्य भी होता है। इसलिए समवर्ती सूची का विषय हो गया केंद्र जो शिक्षा है वो, लेकिन ये बाद में हुआ, ये पहले से ऐसा नहीं था, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे बाद में। जो संशोधन पढ़ेंगे उन संशोधनों में पढ़ेंगे कि किन किन संशोधनों से किस प्रकार परिवर्तन हुआ। यहाँ ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी अपने को। चलते हुए इसमें समवर्ती सूची की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, राज्य समझ में आ गया। राज्य सूची मतलब उस राज्य का नाम लगाइए, क्लियर। फिर समवर्ती, अब जिस विषय के ऊपर न तो केंद्र का नाम लगे, मतलब न तो भारत लगा सकते हैं हम, और न ही हम उसके अंदर क्या लगा सकते हैं, राज्य लगा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, तलाक और विवाह, तो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं भारत सरकार तलाक और विवाह, ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि विषय जो है वो तलाक और विवाह का जो विषय है वो न भारत का न राज्य का, दोनों का है। समवर्ती विषय है ये। कैसा विषय ये? समवर्ती, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का मामला हो गया ये। एक व्यक्ति से मान लीजिए दूल्हा जो है वो पंजाब का है और दुल्हन जो है वो जम्मू कश्मीर की है, तो अंतर्राज्यीय मामला हो गया ना। तो ऐसे के अंदर जो है वो आप किसी राज्य तक सीमित कैसे कर सकते से? तो इस प्रकार की चीजें जो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि दो या दो से अधिक राज्य का मामला कौन सा हो सकता है, ठीक है। अगर दो से अधिक राज्यों के इंटरनल मैटर है तो निश्चित रूप से वो समवर्ती विषय बन गया। उसमें केंद्र अकेला कुछ नहीं कर सकता, राज्य अकेला कुछ नहीं कर सकता, समवर्ती विषय वो बन जाता है। इसी प्रकार कुछ विषय मैंने बताया आपको, शिक्षा, वन, वन्य जीव, इन 4-5 को अच्छे से याद रखना आप, और बाकी तो आपको तरीका बता दिया, लेकिन 4-5 को तो रट के याद रखना। क्या? शिक्षा, वन, वन्य जीव, इसके अलावा नापतोल, ये कुछ ऐसे विषय हैं, इनको आपको याद रखना है। ये विषय समवर्ती में आ गए, पहले समवर्ती में नहीं थे। कहां से आए? राज्य सूची से समवर्ती सूची में आए हैं। ये बात आपको अच्छे से याद में रखनी है, और बाकी आपको तरीका मैंने बता दिया। अगर आपको केंद्र सरकार का विषय जानना है तो भारत नाम लगा के देख लीजिए। अगर आपको किसी राज्य सूची का विषय जानना है तो राज्य लग रहा है तो ठीक राज्य का है, अन्यथा नहीं है। और समवर्ती में न आप भारत लगा सकते हैं न राज्य लगा सकते हैं। और दो या दो से अधिक के बीच का मामला होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का मामला होता है वो, तो ऐसे में वो क्या हो जाता है, वो समवर्ती में आता है। ये मेरे सिर्फ ट्रिक बताई है, गारंटी इसमें कुछ नहीं है। या तो आपका तरीका तो या तो ये हो कि मेरी ट्रिक के ऊपर विश्वास करके आप कर दे तो बिल्कुल 99% सही जाएगा, और दूसरा आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं कहीं गड़बड़ हो सकती है तो फिर भैया इलाज एक ही है, 97 विषय तो ये याद कर लीजिए, 66 या 61 ये याद कर लीजिए। और फिर समवर्ती सूची के अंदर हम देखें तो उसमें आता है 47 विषय थे पहले और अब हो गए 52, ठीक है। थोड़ी खांसी से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ध्यान से देखिएगा। 47 से 52 तक, तो 47 पहले थे, अब कितने हो गए? 52 विषय हो गए। अच्छा, ये जो 47 से 52 बढ़े, तो वही बात है, मूल तो कितने होने हैं? ये 47 से होने हैं, फिर बाकी क्या जुड़कर कितने हो जाएंगे? ये 52 हो जाएंगे। अब इनमें या तो आप 47 याद रखो या मैंने जो तरीका बताया वो याद रखिए, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये तो था अपना 7वीं अनुसूची के बारे में। अब एक आखिरी जो प्रारंभिक के हिसाब से देखें तो आखिरी अनुसूची 8वीं, क्योंकि बाकी तो बाद में जुड़ी, तो 8वीं अनुसूची को हम देख लेते हैं। 8वीं जो अनुसूची है उसकी स्थिति क्या थी? तो देखिए 8वीं अनुसूची जो है उसका मतलब है 8 यानी ठाठ, और भाषाओं का भारत में क्या है? ठाठ है, ठीक है। तो भाषाओं का वर्णन किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का वर्णन है। अब इनमें से 14 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं प्रारंभ में हमारे पास यहां पर थी, और आज वर्तमान में है टोटल 22 भाषाएं। हमें ये देखना है कि वो 14 से 22 कौन सी हो गई, क्योंकि एग्जाम में यहां से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनता है, और एग्जाम में निश्चित रूप से यहां एक प्रश्न आएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। क्या है वो? देखते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखना इसको। 14 से 22 के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपको तारीख सन जो है वो अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। 1967, 67 तरीका है फटाफट 67, फिर 92 यानी बाण चलाया, और तीसरी जो है वो है 2003, 1992 और 2003। ये 3 महत्वपूर्ण सन थी जिनके माध्यम से भाषाओं में परिवर्तन हुआ, यानी भाषाएं जुड़ी। अब इसको पहले तो आप कैसे याद रखेंगे? 67 फटाफट, ठीक है। बाण चला और 03, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आया तो 3, तो उसको भी याद रखने में दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि 2 को तो यहां ले जाओ आप,
ये ले गए, 7 को यहाँ ले आइए, ये ले आए। ठीक, अब इन दोनों के आगे लगा दीजिए आप 1 1 लगा दिया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 7 और 2 9। क्या है ये, ध्यान से समझना। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन के तहत सिंधी भाषा, कौन सी भाषा, सिंधी जो भाषा थी वो जोड़ दी गई 1967 में। तो सीधी जोड़ दी इसको। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जुड़ी, सबसे सीधी थी, आकर के जुड़ गई, सबसे पहले की बात थी। फिर बात आती है 92। तो बाण चलाया साथ में, ठीक है, साथ में बाण चलाएंगे तो साथ में एक व्यक्ति उसके साथ में चाहिए। बाण चलाते समय साथ में कौन चाहिए, एक आदमी चाहिए। तो इसे याद रख सकते हैं 92 और 71वां संविधान संशोधन। और इसके 1992 से 71 की अगर हम बात करें तो को नेम, एक याद रखना आपको, को नेम मतलब क्या नाम है। पहली बार तो सीधे सीधे आ गए आप, लेकिन दूसरी बार में नाम पूछ लिया उनको कि को नेम, क्या नाम है आपका, ठीक है। तो इसने बताया, उसने अगले ने उत्तर दिया कि मैं भैया आपके पड़ोस में रहता हूं, ठीक है ना, नाम पूछने की क्या जरूरत है। तो पड़ोस को यहाँ पैक की जगह बै, उसके उच्चारण में कहीं दिक्कत थी, इसलिए बोडोस में, बोडोस में, कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ, आपके पड़ोस में रहता हूँ। तो बोडोस में उसने बोल दिया। वापस से देखिएगा, 1967 के अंदर संशोधन होता है, उस संशोधन का नाम है 21वां संविधान संशोधन, और इसके तहत सिंधी भाषा को इसके अंदर समाहित किया गया। दूसरा जो है वो 1992 के अंदर जो आता है वो है 71वां संविधान संशोधन, और इसके तहत कोंकणी भाषा जो है, को ने मैं, मतलब इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ध्यान रखना, नाम क्या है उनके, कोंकणी, ठीक, कोंकणी भाषा, ने नेपाली भाषा, और मैं यानी मणिपुरी भाषा। कोंकण, कोंकणी, नेपाली, वापस देखिएगा, कोंकणी, दूसरी नेपाली, और तीसरी जो है वो है मणिपुरी भाषा। इन 3 भाषाओं को इसके अंदर सम्मिलित किया गया। अच्छे से याद रखिएगा, वैसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक से आसानी से जाएगा, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इसके बाद में बोडो, डोगरी, संथाली, और उसके बाद मैथिली, ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये भाषाएं जो है वो 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर जोड़ी गई। ये था 8वीं अनुसूची तक जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। 7वीं अनुसूची तक ये था और 8वीं अनुसूची में हमने ये जोड़ दिया। अब आती है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये 4 अनुसूचियां हैं। ये चारों अनुसूचियां जो है वो बाद में जुड़ी, तो इनके लिए अलग अलग संशोधन करने पड़े, तो उन संशोधनों के साथ हम इसे पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे वो 4 अनुसूचियां जो भारतीय संविधान में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1951 के अंदर एक संशोधन होता है 9वीं अनुसूची को लेकर के। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और वो जोड़ी गई 1951 में। ध्यान से देखना। अच्छा, 1951 के अंदर जब ये जोड़ी गई तब इसमें क्या जोड़ा गया, क्या था टारगेट, किस चीज को इसमें समाहित करना था। तो देखिए, उस समय एक बात आई थी कि संपत्ति का जो अधिग्रहण है वो करने का अधिकार सरकार को होना चाहिए। तो संपत्ति का अधिग्रहण करने के मामले में ये चीज आई थी 1951 में, 9वीं अनुसूची। लेकिन होता क्या है, 9वीं अनुसूची के अंदर संपत्ति का जब अधिग्रहण की बात आती है तो एक बात बड़ी सामने आती है, वो ये कि भाई अधिग्रहण किया, अगर कोई आदमी कोर्ट में चला गया तो इसके लिए उसी समय एक बात लिख दी गई इसमें कि संपत्ति का अधिग्रहण का जो तरीका होगा वो तरीका बता दिया गया, और ये कहा गया कि इन तरीकों को जो है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय जो है उसके अंदर क्या नहीं दी जा सकती, इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बड़ी बात इसके अंदर कह दी गई। इसका मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपकी संपत्ति छीनी गई, अधिग्रहण किया गया, वो तरीका कुछ भी है, आप उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बात इसके अंतर्गत तय कर दी गई। अब बात क्या आती है, ठीक है, मान गए कि संपत्ति के अधिग्रहण का जो तरीका है उस तरीके पर विवाद नहीं होगा, लेकिन इसका एक गलत फायदा उठाया गया। अच्छा, गलत फायदा क्या उठाया गया, वो ये उठाया गया कि जो लोग, सरकार जो थी उसने देखा कि भाई इसमें कोर्ट में तो जाएगा नहीं। अच्छा, इसमें क्या लिखा था, मूलतः इसमें शब्द क्या काम में लिया गया था
कि संपत्ति के अधिग्रहण के तरीके के साथ साथ नवी अनुसूची के किसी भी विषय को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो फिर अगर आपको विवादित चीज है तो उसे उठाइए और नवी अनुसूची में डाल दीजिए। अब उस पर आप कोर्ट तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे अधिनियमों की संख्या आज बढ़ते बढ़ते 284 अधिनियम हो गए। इन अधिनियमों को आज तक जो है वो किस में डाल दिया गया, नवी अनुसूची में डाला गया। और अब इनके बारे में हम कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। ऐसा देखते देखते सन 2007 आ गई। 2007 में इसमें एक बड़ा जो है एक फैसला आता है कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट ये कहता है 2007 में कहता है कोर्ट कि भाई देखो बात यह है कि मान गए नवी अनुसूची में हमारे पास कोई आ ही नहीं सकता, चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन अगर मौलिक अधिकार का कोई मामला है तो ऐसे में वो हम उसको चुनौती देंगे। अगला भी आकर के हमारे पास रिक्वेस्ट कर सकता है और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर मौलिक अधिकारों का हनन अगर नवी अनुसूची के माध्यम से मौलिक अधिकारों में, किसमें, मौलिक अधिकार जो है उनके अंदर किसी प्रकार का अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, नवी अनुसूची पर सुनवाई भी करेंगे और हस्तक्षेप भी करेंगे। और अगला भी हमें आम जनता जो है कोई भी वो हमें आकर के उसको जो है नवी अनुसूची को चुनौती दे सकती है। ये बात उसके अंतर्गत तय कर दी गई। अगली बात आती है फिर 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, ये जोड़ी गई जो है 52वें 1985 के अंदर जोड़ी गई। मैं स्पष्ट कर दूं मैं आपको एक बार, 10 का मतलब 10 यानी 10 का दम, 10 का दम दिखाया किसने, एक 52 ने, ठीक है। और क्या किया उसने, सब कुछ पिचका दिया। तो 1985 याद, 10 का दम 52 ने दिखाया और 85, ठीक, पिचका दिया। और पिचका करके और क्या कर दिया, दल बदल कर दिया। सब चीजों में क्या कर दिया, दल बदल कर दिया। इधर से उठा करके उधर कर दिया उसने, दल बदल कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़ी सरल है। बस ये 3 चीजें आपको इसके अंदर पूछी जाएंगी कि दल बदल का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि दल बदल का प्रावधान किस जो है संशोधन के तहत है। 52वां संविधान संशोधन है और 1985 के अंदर संशोधन किया गया था। बस ये 3 ही बातें आपको इसमें याद रखनी है। फिर चलते हैं अपन 11वीं और 12वीं अनुसूची की तरफ, और ये आखिरी 2 महत्वपूर्ण अनुसूचियां जो 1993 के अंदर हमारे यहाँ पर जोड़ी गई थी, दोनों ही 1993 में जोड़ी गई। ये संशोधन जो था वो 73वां संशोधन था और ये 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और इन दोनों संशोधनों की अगर हम बात करें तो ये तो था ग्राम पंचायतों के संबंध में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था इसे बोल सकते हैं, उसके संबंध में था, पंचायतों के संबंध में। और ये था नगरीय स्थानीय शासन, इसे मैं ग्रामीण स्थानीय शासन भी बोल सकता हूं, ठीक है। और इसे नगरीय स्थानीय स्वशासन हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये मामला था। अच्छा, अब अगली बात आती है, 3 बातें यहां पर याद हो गई। 93 जो है 11वीं अनुसूची थी, 11वीं 12वीं, ठीक। 93 दोनों में 93 सन याद रखना आप, ठीक। उसके बाद 73वां 74वां ये आपको आता है, मुझे मालूम है सबको आता है लगभग ये। फिर ग्राम पंचायत जिसे पंचायत राज कहते हैं, और इधर नगरीय स्थानीय शासन। इसमें एक चीज आपको नहीं आती और वो आप भूल जाते हैं बार बार, वो मैं आपको याद करा देता हूं, और वो है कि ग्राम पंचायतों के अंदर 29 विषय है और नगरीय स्थानीय शासन के अंदर 18 विषयों का वर्णन किया गया है। ये भूलने की स्थिति इसमें बनती है, तो इसको मैं याद कर देता हूं आपको। देखिए, ग्राम पंचायत जो है ना, पंचायतों का मामला ज्यादा है, पंचायतें खूब है भारत में, और पंचायतों के अंदर काम भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि केंद्र जो नगर होता है उसके अंदर काम इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं भी अलग से चलती रहती हैं। गांव के अंदर विषय ज्यादा होते हैं, कृषि पशुपालन को लेकर के, और काफी विषय बन जाते हैं, इसलिए यहाँ विषय ज्यादा ही होंगे। तो ज्यादा विषय गाँव में और कम विषय नगरों में होंगे। एक बात तो आपको ध्यान रखनी। दूसरी बात, इसमें आपको याद रखना है कि 29 यानी गुण ज्यादा होते हैं किसमें, गांव में, और अकेले रह करके ठाठ कहाँ किया जाता है, नगरों में। वहां अकेले रहते हैं, मस्ती करते हैं, ठाठ से रहते हैं। तो ये 1 8, ठीक। तो इस प्रकार से 18 विषय तो किसमें, नगरों में, और 29 विषय ग्राम पंचायत के अंदर दे गए हैं। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, और अगर आपने इसे कंबाइंडली सही तरीके से लास्ट तक देखा है तो आपको निश्चित रूप से सब कुछ याद हो गया होगा। और अगर आपने बीच में छोड़ दिया या फिर अब नहीं देखा
तो फिर जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे में उनका कोई समाधान है नहीं। वो रटते रहें, समझ में कुछ आना नहीं है और रट करके फिर भूल जाएंगे, इसका कोई समाधान नहीं है। आपको समझना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा, दोनों काम इसमें करने पड़ेंगे। इसमें रटने में इतना ही है कि जो ट्रिक्स जो मैंने बताई है उनको आप ध्यान रख लीजिए, बाकी रटने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। अगर आपने 2 बार मेरा वीडियो देख लिया फिर आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, मेरा विश्वास है, ठीक है। तो लगातार देख रहे हैं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप देखते रहे इस प्रकार की आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत।